क्वेश्चन जो है आपका वो सेल्यूलोज का है कि सेल्यूलोज को सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्यों नहीं डाल रहे ऐसा। सर सेलुलोज को तो आपने पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही डाला था, लेकिन सर वो मैं पूछ रही हूँ कि जो वो ग्रोथ में इम्पोर्टेंट है। मैंने आप यस प्लांट की ग्रोथ में सेल्यूलोज नहीं रहेगा तो ग्रोथ कैसे होगी प्लांट की? तो सर वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में तो क्यों होती लिखा है है? ना। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। सेल्यूलोज नहीं कहती हो गई होगी उसमें रबर लिखेगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस का तो एक्चुअली डोर ओपन है, नेटवर्क पूरा है। सर ब्लर है सर अभी थोड़ा सा। सर को बुला लो। फिर इस बात को बुला लो सर कि उनकी तो क्लास आएगी वो ऐसे ही बैठे हैं सर उनकी बैच की क्लास है रूम नंबर 1 में उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है उनकी मेन क्लास नहीं हो रही है। एक मिनट रुको भेज बोलो रुको एक मिनट एक सिंपल की स्टेजर है तो बड़ा पढ़ने वाला मुझे पता है हर किताब को पता है जो बैठे एक मिनट बाहर के एक्चुअली 3 मिनट बैठ जाए ठीक है मिनट बाद वाई होगी की मंथली मतलब एक पढ़ना है तो मैंने पता है वाई का मैथ हमारा बड़ा पढ़ने वाला है यार मेरा नहीं है देखो ये मेरा वर्ष का मैंने एडमिशन लिया है इसको मैं एडमिशन निकाले नहीं भाई हां जी उधर ही है नहीं दूसरे का शेड्यूल वाले उसमें लिए है थोड़ा नहीं जो इन्होंने बोला कि दो स्कूल में से एक में लिया ना हां एक मेरा वाला बोला था दूसरा तीन बोले थे ये तेरा मैंने बोला था सीबीएसई एक स्टेट बोर्ड बोला था दो स्टेट बोर्ड बोले थे कौन से थे एक एएसएन वाला चलिए कौन सा चलिए एएसएन है एएसएन हां उसमें नहीं लिया है मैंने उसमें लिया है जानी है गवर्नमेंट में वो है यार लिटरेचर का ऐसे यार कहां से कौन सा गवर्नमेंट फातिमा गवर्नमेंट है डिवाइन गेट यार लोड़ा में सीने मैंने कितना पहले भाई मैंने कितना पहले उधर के बाद भाई स्टेबल में बता क्या है जितनी फास्ट वाली उतनी फास्ट शेड्यूल बस ठीक हो यस इतना नंबर आप जैसे एक भी भाई पढ़ लेते हैं उनके बाद उन्होंने कोई नहीं तो देखना पूरा साल ही पढ़ना पड़ना सॉल्व लेकिन एक गड़बड़ है स्टेट टू वन बोला है ठीक है 5 हाँ सो एक क्वेश्चन आपने पूछा है सेल्यूलोज को सेकेंडरी मेटाबोलाइट में लिखवाया है यस लिखवाया मैंने। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पॉलीमर जो है वो एक्चुअली प्लांट की स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ठीक है स्ट्रक्चरली फॉर्म करता है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते किसमें प्लांट के केस में। तो सेल्यूलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीमर तो प्लांट के हेल्थ में सिर्फ वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने में आ रहा है वैसे सेल्यूलर ग्रोथ या फिर जो बोलते ना
कि डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कि भाई स्टार्च को उसने डाइजेस्ट करके यूटिलाइज कर लिया, वो नहीं होता प्लांट्स के केस। सेलुलोज भी डाइजेस्ट नहीं होता प्लांट्स में, इसीलिए उसको हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट के केस में लिखा है। अब क्लियर है वॉइस? यस सर। ठीक है। और सर वो सुक्रोज के केस में जो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, उसका OH का कौन सा पार्ट होता है जो उसमें अवेलेबल नहीं होता? वो कार्बन 1 का लेना है कि क्या लेना है सर, वो मुझे समझ नहीं आया था। कार्बन 1 का क्यों लेंगे? आपको एनोमेरिक कार्बन समझ में आया था बेटा? यस सर। तो एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर पे था? सर वो आप अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर का पूछ रहे हो? हाँ, एनोमेरिक तो वो कार्बन कौन सा सेकंड। नंबर था? एनोमेरिक कार्बन बेटा कौन सा नंबर होता है? सर कार्बन 1। किसने बोला? किस ग्रुप में कार्बन 1 होता है? सर पायरान के केस में। पायरैन के केस में 1 ही होता है हमेशा, यस। और फ्यूरैन के केस में? सर उसमें भी कार्बन 1। उसमें कार्बन 1 और 2 दोनों होता है। देखो बेटा जाके पीछे मैंने क्या लिखवाया है। यस सर, वो यस सर 6 कार्बन के केस में। ठीक है, जब 6 कार्बन के केस में 2 नंबर लेंगे तो फ्रुक्टोज कितने कार्बन की शुगर है? सर 6 की है ना, तो उसके 2 नंबर का ही कार्बन की बात करेंगे ना अपन। सुक्रोज में बॉन्डिंग क्या लिखा था? सर अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, तो 1 2 किसके हिसाब से लिखा था? 1 किसके लिए लिखा था? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज। यस सर। और बीटा के लिए 2 के लिए किसका लिखा था? फ्रुक्टोज का लिखा था। तो Yes, 2 sir. का OH तो यूटिलाइज हो गया ना बॉन्ड बनाने में। यस सर। तो OH अवेलेबल नहीं है। यस OH अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। आया? 1 और 2 फ्यूरैन रिंग में कब लिया जाता है? 2 कब लिया जाता है? जब 6 कार्बन की शुगर होती है। और 6 कार्बन की कौन सी शुगर होती है जो फ्यूरैन रिंग बनाती है? कीटोन है। कीटोन शुगर ही क्या बनाती है? फ्यूरैन रिंग बनाती है। तो फ्यूरैन रिंग में हमने कौन से पोजीशन का कार्बन लिया था? 2। तो अगर आप देखोगे सुक्रोज का फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, CH2OH के साथ एक OH भी लगा हुआ है, पर 5th कार्बन पे नहीं लगा है। एक बार जाके फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फिर से देखिए, तो वो OH कैसा यूटिलाइज हो जाता है किसमें? बॉन्ड बनाने में। कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। अब वो OH अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। चलिए, इसी केमिस्ट्री बहुत डिटेल में जाती है, वो हम नहीं पढ़ते। मैं तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के हिसाब से आपको ये पॉइंट बता दिया है। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, which of the following is a non reducing sugar, उसमें आपको सुक्रोज ढूंढ के आंसर लगा देना, राइट? चलिए देखते हैं, आज हम लोगों को आगे बढ़ना है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर देखना है। क्या देखना है हमें? स्ट्रक्चरल पॉलीमर के बारे में बात करनी है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीमर में पहला जो एग्जांपल है व्हिच इज अ सेल्यूलोज। जो पहला टाइप है स्टोरेज। अब दूसरा टाइप हो गया स्ट्रक्चरल पॉलीमर। और स्ट्रक्चरल में भी सेल्यूलोज कैसा है? होमोपॉलीमर है, बिकॉज ये किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इट्स अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। Branching is not observed. ब्रांचिंग इसमें ऑब्जर्व नहीं की जाती है, मतलब इसमें जो साइड ब्रांचिंग जो होती थी किसमें? ग्लाइकोजन के केस में
और स्टार्च के केस में वो इसमें नहीं पाई जाती। सेल्यूलोज के केस में, सेल्यूलोज का एक एग्जांपल बताइए। सेल्यूलोज किस में, मतलब आपने देखा हो सेल्यूलोज, सेल वॉल देखी है? कहाँ देखी? हाँ, स्कूल में सेल वॉल देखी थी। तो सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज इतना क्लियरली दिखा नहीं होगा, बस ठीक है। हाँ, बस मैडम ने बोला सेल वॉल है, वो सेल वॉल समझ लिया। ऐसे ही होता है बेटा, वो स्लाइड्स ऐसी ही आती है, आपकी भी गलती नहीं, मैडम की भी गलती नहीं। किसी ने सेल्यूलोज को देखा है लाइव? हाँ, घास में, घास, अरे मतलब घास की आगे ऐसे फाड़। हाँ, सेल्यूलोज को देखा है कभी? असली में मतलब ऐसे? हाँ, असली में, और क्या हाथ में असली में, फोन पे तो ना बोलूंगा मैं। किसी ने देखा है बेटा सेल्यूलोज? हाँ, किसी ने सेल्यूलोज को देखा है? कॉटन तो देखा होगा ना? दिस इज 96% सेल्यूलोज। सर जैसे हमारे जो सेल्यूलोज और कंजुगेट पेक्टिन जो होते हैं, ये टेक्निकल जो पेक्टिन के होते हैं, सर ये सेल्यूलोज के टाइप्स नहीं, किसने बोला? नहीं, अभी कहाँ पढ़ रहा है? सर आप सेल्यूलोज चैप्टर में, हाँ, सेल चैप्टर में था। तो सेल चैप्टर पे क्या था? सर उनकी सेल्यूलोज और पेक्टिन होती है सर। हाँ, अभी आएगा बेटा। जंप क्यों कर रहा है? अभी मेरे को पढ़ाने तो दे। मैं पूछ रहा हूँ कि वो ग्लूकोज ये सेल्यूलोज की टाइप है ये पूछ रहा हूँ। अरे मेरे को पढ़ाने तो दे अभी पूरी क्लास, मेरी क्लास चलने दे, थोड़ी आगे तो पढ़ने दे, तूने पहले ही ब्रेक लगा दिया। कॉटन 96% सेल्यूलोज, ये कैसा होता है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, एक एक लेंथ पे फाइबर होता है, स्ट्रेट चेन वाला फाइबर। और फाइबर भी कैसे बनता है? अगर आपको ऐसा लगे कि दिस इज अ सिंगल स्ट्रेट चेन, पर ये ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? एंटेंगल होता है, बहुत सारे फाइबर्स को मिला के एक क्या फाइबर मोटा बनता है। तो जो आपको दिख रहा है और हमें दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है? इट्स एक्चुअली अ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मेनी फाइबर्स। जैसे आपने जूट की रस्सी या नारियल की रस्सी देखी होगी, उसमें एक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं। बस वैसी हालत इसकी भी होती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऐसी होती है, एक नहीं बहुत सारे फाइबर्स मिलके या थ्रेड्स मिलके ये बेसिकली क्या बनाते हैं? एक फाइबर बनाते हैं। कौन सा? सेल्यूलोज का फाइबर। अब ये सेल्यूलोज का फाइबर आपको पता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे कैसे वो इंटरकनेक्ट करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक फाइबर हो गया, जैसे इसमें बहुत सारे सेल्यूलोज के स्ट्रेट चेन्स हैं, स्ट्रेट चेन। ये दूसरा फाइबर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ब्रांचिंग कनेक्ट करने के लिए एक दूसरा ही पॉलीमर रिक्वायर्ड होता है, उसका नाम है हेमीसेल्यूलोज। क्या नाम है? हेमीसेल्यूलोज। तो सेल वॉल के बेसिक 3 कंटेंट क्या? एक तो सेल्यूलोज, दूसरा हेमीसेल्यूलोज, और तीसरा जो होता है वो होता है पेक्टिन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट बोलते हैं। वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल्यूलोज। ये नॉन डिग्रेडेबल होता है हमारे लिए, हम नहीं डिग्रेड कर सकते इसको क्योंकि हमारे पास बीटा शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरे एनिमल्स में डाइजेस्ट हो जाता है, तो वहां पे ये यूटिलाइज हो जाता है। जोड़ के रखते हैं। हाँ, साइड लिंकिंग के लिए, ब्रांचिंग के लिए फाइबर। तो ये पहला स्ट्रक्चरल पॉलीमर था। और सेल्यूलोज कैसा था? वो भी होमोपॉलीसेकेराइड था क्योंकि ये ग्लूकोज का पॉलीमर। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं पॉलीमर्स में आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉलीमर पढ़ते हैं।
सेल्यूलोज के बाद जो नेक्स्ट पॉलीमर है उसका नाम मैं लिख रहा हूं, काइटिन। हाँ मोक्ष बताओ, बोलो। काइटिन पूछा था ना तुमने, ये आ गया। नहीं, काइटिन कहाँ पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है। कहाँ पे? सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाया जाता है। और फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। उसके अलावा कहाँ पाया जाता है काइटिन? अरे बताओ। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इसको मैग शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका पॉलीमराइज होके क्या बनाता है? काइटिन बनाता है। इतनी ही इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं। एन आइसिटाइल नहीं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे साइड में लिख लेना। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? ये सेल वॉल किसकी? बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? बैक्टीरिया की। अब इसमें बेसिकली क्या है? दो कंपोनेंट है, एक तो पेप्टाइड है और एक ग्लाइकन है। ग्लाइकन इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट एंड द पेप्टाइड इज द प्रोटीन पार्ट। पर इसमें जो ग्लाइकन वाला जो पार्ट होता है वो होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन प्लस एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, मैग प्लस मैम। नैग प्लस नैम, ये यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या डिफर है, या बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या चेंज होता है काइटिन के कंपैरिजन में। तो दैट इज द म्यूरामिक एसिड। तो म्यूरामिक एसिड की प्रेजेंस होती है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका, ये तो नाग हो गया, ये क्या हो गया? नाग हो गया। ये दिखता है, ये डसने आएगा तो आप भाग सकते हो। मतलब क्या? फंजाई हो गया या फिर आर्थ्रोपोड हो गया, आपको दिख जाएगा ना बाहर के बाहर। फंगाई दिखती है, आर्थ्रोपोड भी दिखता है, तो वो दिख जाएगा अपने को। अगर उससे कुछ होने वाला होगा तो हम उससे फिर भी बच सकते हैं, पर इसको कैसे देखोगे? हाँ, इस नाग का नाम भी मत लेना। अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहा तो आपको डाउन कर सकता है। वो कोई भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो सकता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं वो सारे कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। यस, ठीक है। ये सेल वॉल होगी इसकी। ये रिलेटिव क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लिखाया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेक्टिन। Also known as plant cement, found as calcium and magnesium pectate.
middle lamella is formed of pectin. मिडिल लैमेला किसका बना होता है? पेक्टिन का. मिडिल लैमेला किसका बना होता है? पेक्टिन का बना होता है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें. मोर देन इनफ है. दो लाइन के कंटेंट्स हैं, उतना ही इंफॉर्मेशन लिखना है जितनी अभी काम की चीज है हमारे लिए. डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं बता सकता. हाँ छोड़ देना उसको. सर वो ऑन है सर स्टेट बोर्ड मैंने स्टेट बोर्ड में ले लिया. क्यों लिया? ठीक है कोई इशू नहीं है, तो चैप्टर मत पढ़ना. वैसे भी तो देखो 50 मार्क्स के पेपर करना 70 में से. फिर सर के वही बात होगी. सर के में है. हाँ? में भी है. अरे केवीपीवाई में तो बहुत सारी चीज आती है. कितना पढ़ रहा है? केवीपीवाई स्कूल से बोलते हैं इस साल होली वाला ऐसे. ठीक है आता ऐसे ऐसे टाइम नहीं था इस साल कोरोना की वजह से नहीं पता. केवीपीवाई अलग चीज है. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द फेलोशिप ऑफ IISc ICERS. फिर वो अलग चीज है, पता है मेरे को. ठीक है वो अलग से पढ़ेंगे. सर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं. एक्स्ट्रा क्लास से राहुल जी से बात करनी पड़ेगी उसके. नेक्स्ट पेक्टिन के बाद नेक्स्ट जो पॉलीमर देखना है वो है हेमिसेल्यूलोज. ये भी एक क्या है? हेटेरोपॉलीमर है. ये सब हेटेरोपॉलीमर की कैटेगरी में आ रहा है. इसमें अलग अलग मिक्सिंग होती है, ज़ाइलेंस, गैलेक्टन्स. ये सब अपने को पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना है क्या? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट. नहीं अभी वो टेक्निकल एरर चल रहा मशीन का. ठीक है. हेमिसेल्यूलोज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. फिर नेक्स्ट सर जैसे सुक्रोज में अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो उसमें बीटा को डाइजेस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है? कौन सा बेटा? सर सुक्रोज में भी अल्फा बीटा सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बीटा बॉन्ड. फ्रुक्टोज होती है ना, तो फ्रुक्टोज को आइसोमराइजेशन के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके. ठीक है. ग्लूकोज में अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे. या फिर फ्रुक्टोज को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ उसमें आइसोमराइजेशन करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और वो सब चेंजेस करके आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको. वो यूटिलाइज हो जाता है बेटा. हम जो शुगर खाते हैं ना, व्हाइट शुगर, वो डाइजेस्टेबल है. पर प्योरली अगर बीटा शुगर हुई, जैसे हमने बात करी थी लैक्टोज की, तो लैक्टोज के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है लैक्टेज. वो स्पेसिफिक है. बाकी और कोई बीटा शुगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता. हम कितने भी खा लें नहीं हो पाता. जैसे बीटा इन्युलिन बीटा पॉलीमर था ना, बीटा 1,2 ऑफ फ्रुक्टोज, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता. हाइलेन यूरोनिक एसिड also known as animal cement. Also known as animal cement, found in skin, vitreous humor of eye, etc. ठीक है.
hyaluronic acid. Next, chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate found in cornea, tendon, cartilage, etc. अब इन सब के बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं वो नहीं पढ़ने हैं, ढूंढना भी मत, टाइम मत वेस्ट करना, सिर्फ इतना देख लो कि ये सब पॉलीमर्स हैं, कैसे हैं, हेट्रोपॉलीमर के एग्जांपल्स हैं और रेडिएशनल इंफॉर्मेशन की कहां पाए जाते हैं मैं वो लिखवा रहा हूं। हाँ, कुछ स्ट्रेस करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर मैं स्ट्रेस आउट करूंगा। वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है? हेपेरिन। जो स्टोरेज है वो होमोपॉलीसेकेराइड। यस नहीं सॉरी जो स्टोरेज। यस तो कल को स्टोरेज। यस वो सारे होमोपॉलीसेकेराइड है स्टोरेज वाले। स्ट्रक्चरल का पहला एग्जांपल जो पढ़ा सेल्यूलोज, दैट इज आल्सो अ होमोपॉलीसेकेराइड, बट प्रॉब्लम क्या है? दैट इज अ स्ट्रक्चरल, नॉट स्टोरेज वाला। वो स्टोरेज वाला नहीं है। सेल्यूलोज के छोड़ के बाकी आज पढ़ेगा हेटेरो। हाँ, तो सेल्यूलोज के बाद के जितने भी है वो सारे कैसे हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हेपेरिन, यस हेमिसेल्यूलोज भी हेटेरो है। हेपेरिन, हेपेरिन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर शायद आपका हो चुका है। एंटीकोआगुलेंट होता है। कौन रिलीज करता है इसको? रिलीज बाय मास्ट सेल। ठीक है, और भी कुछ लोकेशन से रिलीज होता है पर डिपेंड करता है कि उसकी रिलीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। हेपेरिन, हेपेरिन ध्यान से सुनिएगा, हेपेरिन इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। एनिमल किंगडम पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? चलो फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक होता है हिरुडिन, ये भी क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। ठीक है, फाउंड इन लीच, फाउंड इन लीच। मेडिसिनल लीच आपने सुना होगा ना, लीच। तो हिरुडिनी करके एक फैमिली होती है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? एंटीकोआगुलेंट बनाते हैं। क्या? हिरुडिन। दिस हिरुडिन इज it is a protein. हिरुडिन कैसा होता है? प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। अब ध्यान रखिए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप हिरुडिन को सिंथेसाइज कर सकते हो पर इसको नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन बना सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, पर आप ये नहीं बना सकते। हाँ, वो हेपेरिन जो यूटिलाइज किया जाता है वो एक्चुअली कहाँ से निकाला जाएगा? वो एनिमल की बॉडी से निकाल सकते हो आप। हाँ डालते हैं, एंटीकोआगुलेंट डालते हैं। यस नेचुरल होता है। हाँ तो नेचुरली होगा ना। अरे लैब में नहीं, बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते। नहीं, कार्बोहाइड्रेट को लैब में नहीं बना सकते आप। निकालने के लिए निकाल सकते ना ऑर्गेनिज्म से। नहीं है वो सिलेबस में भाई, आउट ऑफ द बॉक्स है ना, वो सिलेबस का नहीं है। हेपेरिन निकाल के क्या कर लेगा?
ब्लड नहीं होता है, ब्लड से वो नहीं होता है ऐसा इजीली तो ना कुछ भी उठा के निकाल लिया कहीं से भी है। ब्लड नहीं होता तो कैसे निकाल? नहीं ऐसे नहीं निकाला जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं पढ़ोगे और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सब एक्स्ट्रा है। आपका मन है पढ़ने का, मैं आपको नहीं रोक सकता, पर वो सब नीट के लिए इररिलेवेंट है। कैसे आइसोलेट करना है, क्या करना है, जो एक्चुअल आइसोलेशन तुम्हें पढ़ना है उसमें तो तुम्हारे झंडे नहीं गड़े हैं, इसका आइसोलेशन पढ़ के क्या करेगा भाई। ठीक है, इसलिए तुम्हारे को जैसे तुम रास्ते से बाहर निकल जाते हो ना, ये पकड़ के खींच के लाने का तरीका। हेपेरिन इज अ पॉलीमर, किसका? पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और हिरुडिन क्या है? एक प्रोटीन है जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो लैब के अंदर, फर्मेंटर टैंक्स के अंदर। तो ये आप बहुत बल्क क्वांटिटी में बना सकते हो, तो इसको बनाना मुश्किल। क्या ये बात समझ में? सर मतलब जब हमारे टेस्ट होते हैं तो सर ये हीरोडिन ही डालते हैं, ये मतलब हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन हिरुडिन जो है, हेपेरिन जो है अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, हेपेरिन भी डालते हैं और हिरुडिन भी डालते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी यस, हिरुडिन क्यों नहीं डालेंगे? एंटीकोगुलेंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रोटीन है। क्या होता है? खून चूसते हैं, हाँ पता है, वो सही बोल रहा है। लीच भी लगा सकते हैं खून निकालने के लिए, खराब खून निकालने के लिए लीच भी लगाते हैं, हिरुडिन भी इंजेक्ट करते हैं। भाई वो मेडिकल साइंसेस में पढ़ना, अभी क्यों पढ़ना? अपनी बॉडी पे कोई खुद तो ना लगाता है, हाँ लगवाएगा, क्यों नहीं लगवाएगा? जब डॉक्टर बोलेगा कि इंजेक्शन लगाना है तो भाग जाएगा, बात तो वही है ना। ठीक है, राइट। तुम लोगों की क्यूरियोसिटी अच्छी है, पर क्यूरियोसिटी को डायरेक्शनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्यूरियोसिटी जो है वो हर डायरेक्शन में फैलेगी, ये भी पढ़ लो, ये भी समझ लो, इसकी भी आइसोलेशन देख लो, इसको भी देख लो, नैट जियो, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट सब चाट लो। ऐसे ही होता है, इस टाइम पे ऐसे ही होता है। पर जैसे ही नीट का डब्बा गिरता है ना ऊपर से, फिर उसके बाद चारों खाने चित्त हो जाता है। तब क्या होता है? तब फिजिक्स समझ में नहीं आती। ठीक है, बस वो उस पे ध्यान ज्यादा लगाओ, टारगेट जो है ना उस पे काम वर्क ज्यादा करो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल है, जो एसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको पढ़ना, उसको समझना, कोई डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है। बायो में जो आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो, फिजिक्स जो पढ़ रहे हो, उसमें टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है तो कभी भी डिटेल में मत जाना, फिजिक्स में भी मत जाना, केमिस्ट्री में मत जाना। बायो में टीचर को पता है कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको उतनी ही डेप्थ तक पढ़ाना, उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं पता। आप मुझसे भी पूछना चाहोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो आपको एक लिमिट फिक्स करनी है, क्योंकि पेपर की एक लिमिट है, पेपर की लिमिट के बाहर क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। राइट, आपसे कोई ऐसी सर्जिकल प्रोसेस नहीं पूछ जाएगी पेपर के अंदर जो कि नीट में नहीं आती है या फिर 11th 12th में नहीं पढ़ाई जाती। राइट, तो ये बात ध्यान रखिए, एक होता है सिलेबस, एक होता है क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर बन रहा है, राइट, क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे सिलेबस डिसाइड नहीं होता। अगर ये एक सल्फेटेड ग्लाइकन होता है, सल्फर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एल्गी, कहां से आइसोलेट किया जाता है? रेड एल्गी से आइसोलेट किया जाता है। एग्जाम्पल रेड एल्गी के जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये याद करने के हैं क्योंकि ये आपको रेड एल्गी में भी पूछा जाए, रेड एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। अब अगार होता क्या है? अगार जब आइसोलेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो पाउडर, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। जब उसको आप पानी में ऐड करते हो और हीट अप करते हो
तो हीट अप करने के कारण क्या हो जाता है, वो पॉलीमराइज हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो जेली लाइक सब्सटेंस में सेटल होता है। आप जो जेली खाते हो वो जेली बेसिकली है क्या, अगार ही है। और अगार ये सल्फेटेड ग्लाइकन्स ऐसे होते हैं कि जो जेली आपने 1 किलो भी खा ली तो उसमें जो कलर और स्वीट जो ऐड किया था बॉडी में सिर्फ वही एब्जॉर्ब होता है, बाकी कुछ नहीं। वो एज इट इज वो जेली 1 किलो बाहर हो जाएगी ना फेज के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बैक्टीरियल कल्चर डिश जो बनाई जाती है, सेमी सॉलिड डिश जो बेस बनाया जाता है विद न्यूट्रिएंट, वो किसका बनाया जाता है, अगार का। इसी में एक और टाइप आता है एगेरोज, वो डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने में यूटिलाइज होता है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है कुछ एग्जांपल्स। फिर एक थर्ड की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं चलो 19 पढ़ा था ये अगर कोई डिजीज होता है तो वो इससे होता है। हाँ अगर अगार डिजीज कहाँ होती है सर, वो डिजीज चैप्टर में अगर ना हो काला अजहर थी वो। तो खाने की चीज को डिजीज बता रहा है, तो लोग यहाँ पे जूते नहीं मारेंगे, बताओ। वो ऑनलाइन वाले जूते फेंक के मारेंगे, मेरे को लगेंगे, कोई बात नहीं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये इसके आगे जो पॉलीमर थे, एक थे कौन से, फूड स्टोरेज, एक थे स्ट्रक्चरल, ये थर्ड कैटेगरी। ये यहाँ तक खत्म, बस ये यहाँ तक खत्म हो गया। दिस इज द थर्ड कैटेगरी पॉलीमर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो मिक्सअप होता है किसका, बहुत सारे शुगर्स की मिक्सिंग होती है, राइट। शुगर्स की मिक्सिंग के साथ साथ इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है पैकेजिंग में, बॉडी में, जैसे सेल्स के बीच में जो स्पेस वगैरह कुछ हो गई, म्यूकस रिलीज होना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिलीज होना, थोड़ा स्टिकी होता है, राइट। फिर ठीक है, राइट, चलिए। वैसे तो ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता क्या, राइट। और जैसे कनेक्शन वगैरह में काम होता है तो एक कैटेगराइजेशन में आगे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्या कि आपका जो ये हेपेरिन है, आपका कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है, अगार है, ये सब हाई, सॉरी हेपेरिन, हाँ हेपेरिन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, अगार, ये सब एक्चुअली म्यूकोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए, पॉलीमर को जो डिटेल में पढ़ लिया है। एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया नहीं रहेगा, बोर्ड 11th क्लास में सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। जेके बोर्ड में भी नहीं पूछेंगे और सीबीएसई में भी नहीं पूछेंगे, राइट। तो दिस एंड्स द कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ लास्ट एक पॉइंट बच जाता है फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली इसके जो है मेजर क्या है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइंग, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी सप्लाई करता है। तो मैं लिखवा देता हूं आपको, फंक्शंस लिख लीजिए, डिक्टेट कर देता हूं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट फुल स्टॉप करके आगे लिखना, 60 to 65% of its energy requirements, 60 to 65% of its energy requirements is satisfied by carbohydrates, is satisfied by carbohydrate। किसकी, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट,
बॉडी की, ठीक है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में 60 to 65%. Second point, used in the formation of RNA, DNA, ATP, NAD, FAD. Formation of RNA, DNA, ATP, NAD, FAD, etc. FAD. ये सब क्या है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म्स तो शायद मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि इनके सबके फुल फॉर्म्स लिख लेना, राइट। स्टार्ट्स इन, रिपीट, क्या रिपीट? राइप, क्या लिखा था? यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, एटीपी, NAD, FAD, etc. हाँ, ATP भी है ना? ADP, हाँ, DP में भी होगा, सब में होगा, AMP, ADP, ATP सब में होगा, राइट। वैसे तो स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। काइटिन इज सेल वॉल में पाया जाता है, किसकी? फंगाई में, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में, राइट। तो इस तरीके से सारी चीजें ऑलरेडी वो फॉर्म में हम लिख चुके हैं, तो लिखने की डबल जरूरत नहीं है। तो मेन फंक्शन ये होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तीन, कौन कौन? तीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कौन से तीन मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। बॉडी के पास अगर तीन चीजें अवेलेबल है, जैसे क्या? कार्ब्स अवेलेबल है, लिपिड अवेलेबल है और प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी। अगर बॉडी में नया फूड सोर्स या फूड सप्लाई नहीं किया जा रहा है तो सबसे पहले इसके स्टोर्स खाली होंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिपिड वाले खाली होंगे, और जब लिपिड पूरा खत्म हो गया, जितना निकाल सकते थे उतना, अब तुम सेल की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करके मत लिपिड निकाल लेना, सेल इंटैक्ट रहना चाहिए। तो लिपिड जो स्टोर्ड है उसी को यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। और लास्ट में आता है थर्ड पोजीशन पे प्रोटीन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। जब हमें पसीना आता है तो ये यूटिलाइज होती है। पैरेलली तो सब कुछ यूटिलाइजेशन चल रहा है, पसीना ये नहीं बोल रहा हूं। अगर तूने उपवास रखना शुरू किया, कुछ भी नहीं खा रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, तब ये सब टूटना शुरू होंगे। पहले कहा टूटेंगे, ठीक है। तो जितना फ्लैप जो लटका हुआ है ना, वो बाद में टूटेगा। पहले तो स्टोरेज टूटेगा कहां से? लिपिड, लिवर में से, मसल में से, फिर उसके बाद लिपिड टूटना शुरू होगा, ये तेरा फ्लैप काटेगा। जब डाइटिंग करते हैं तभी काप्स को मारते हैं कि ये लिपिड। डाइटिंग की बात मत करो, डाइटिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक। डाइटिंग में डाइट करवाना क्या होता है? डाइटिशियंस होते हैं, डाइटिशियंस को, आधे डाइटिशियंस को बायोलॉजी नहीं आती, सिर्फ डाइटिशियंस होते हैं, उनको बायोलॉजी नहीं आती। कोई भी 12th पास होगा, कॉमर्स वाला होगा, वो भी डाइटिशियन का कोर्स करके बैठ जाएगा कि हम डाइटिशियन हो, उनको बायोलॉजी नहीं आती है। खाओ पियो ऐश करो वाली बात अलग होती है। जब बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट है वो ज्यादा है तो कितना भी खाओगे तो भी नहीं लगता है। पर जब रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज ज्यादा है। अगर बॉडी में फैट ज्यादा है, उसको काटने के लिए ये मत सोचना कि हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, फैट्स खाना बंद कर दो और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहो और प्रोटीन खाते रहो। तेल घी सब बंद, तेल घी बंद कर दिया, हम डाइटिंग पे हैं, राइट। और जो तेल घी बंद किया उसी के प्रोपोर्शनेटली कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिया, कुछ नहीं होगा। क्या कमजोरी किस चीज की आएगी? किसने बोला?
किसने बोला? नहीं सर फैट्स नहीं खाते किसने बोला? किसने बोला सारे? भाई तो सर ने बोला डाइजेशन कोई के बारे में। सारे कौन है? सारे में नाम तो बोल। हाँ, गाय, बकरी, भैंस, उन्होंने बोला तेरे को? मतलब कि वो कहते हैं कि मतलब ये मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जिन्होंने बोला उनसे पूछ, बायोलॉजी पढ़ी है तो फिर बात क्लियर है। डाइटिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है पर्सन की कैसी है, उस हिसाब से डाइट सेट की जाती है, या फिर उस पर्सन को गाइड किया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर डाइट खाओगे तो ये होगा और ये होगा, और उसको डाइट का रेजिम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या? हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स दूसरी डेफिनेशन, इट इज द स्ट्रक्चर। आज क्या थर्सडे है ना, टेस्ट है ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के सिलेबस था वही सब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस है। सेल बायोलॉजी, साइकिल, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये चार चैप्टर जो आपके ऑब्जेक्टिव के थे वही आपके थ्योरेटिकल पेपर के भी रहे। डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन क्या थी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। मैं प्रोटीन को क्या बोलता हूं? लेबर ऑफ सेल। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? वैसे बोला नहीं जाता है, ये मेरे टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको बोलते हैं लेबर ऑफ सेल, क्योंकि प्रोटीन ही सेल के अंदर काम करता है और वो ही किसी और से काम भी करवाता है। दूसरा कोई भी कुछ भी खुद से काम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट आ गया, मैं आ चुका हूं, मेरे को यूज करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, मैं यहाँ बैठा। फैट मैं आ गया हूं, मेरे को यूज करना है कर लो, नहीं करना है जहां रखना वहां रखो, मुझे कोई फर्क नहीं। डीएनए, आरएनए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, जब मर्जी हो जब काम हो आ जाना, इंफॉर्मेशन मेरे से आरएनए के फॉर्म में ले जाना, बात करना। तो सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन को छोड़ के कोई भी काम नहीं करता, वो प्रोटीन्स ही होते हैं जो स्ट्रक्चरल से लेके फंक्शनल सारे काम करता है। मतलब सेल के अंदर आर्किटेक्चर क्रिएट करने का काम एंजाइमेटिक फंक्शन करके स्ट्रक्चर क्रिएट करना, या सारे एंजाइमेटिक फंक्शंस करना, सारी रिएक्शंस परफॉर्म करना, ये सब किसका काम है? प्रोटीन का ही काम होता है। तो प्रोटीन के अगर फंक्शंस की लिस्ट जब आखिरी में देखोगे तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो सेल के अंदर प्रोटीन नहीं करता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करना फॉर एनर्जी, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन। फैट्स को यूटिलाइज करना, फैट्स को डाइजेस्ट करना, सब करना, वो क्या हो गया? प्रोटीन हो गए। डीएनए, आरएनए, उनको डाइजेस्ट करना, यूटिलाइज करना, डीएनए से आरएनए बनाना, अगेन प्रोटीन। तो किया क्या दूसरों ने काम? कुछ नहीं, सब अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी पे हैं, और सारे काम कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है? 20 different amino acids are used for the formation of proteins. अब उसकी कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होती है, हर प्रोटीन की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, सारे प्रोटीन की सीक्वेंस सेम नहीं होती है, हर प्रोटीन की एक सीक्वेंस होती है, जो सीक्वेंस कहां से डिसाइड होती है? जीन में जो इंफॉर्मेशन है उससे वो डिसाइड होती है। ये सब 12th का टॉपिक है, अभी करना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन में थोड़ा सा।
20 amino acids are used for the formation of protein calorific value डेली रिक्वायरमेंट जो होती है वो 50 to 100 ग्राम की होती है। ये डेली रिक्वायरमेंट होती है। कोलेजन abundant protein in animal world Rubisco abundant protein yes in plant world and biosphere बायोस्फीयर का मतलब क्या? अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? एक प्रोटीन है और एक एंजाइमेटिक फंक्शन करता है। कोलेजन एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है? वो पॉलीमराइजेशन करता है, जॉइनिंग में काम करता है, ठीक है। वो फाइबर है। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन है। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, ये सिर्फ फैक्ट्स है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। लिख लिए फैक्ट्स। हर एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। अभी रुक जाओ। So, अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो दिस इज द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। कैसा है ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें कि कार्बन कौन सा? पेनल्टीमेट कार्बन, सॉरी सेकंड कार्बन, इसको अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। वो केमिस्ट्री के साथ भी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, वो सारी चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। एक साइड इसी कार्बन पे COOH लगा हुआ है, एक साइड NH2 लगा हुआ है और एक साइड H लगा हुआ है। तो these three NH2 है बेटा, वैसे लिखा हाँ। तो बॉन्डिंग ऐसी होगी ना, तो पेरेंट साइड मिरर क्या ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। अरे मैंने अगर इसको NH3 लिख दिया या NH2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आगे बढ़ेगा ना, तो इधर बॉन्ड के हिसाब से लिखेंगे, इधर जाएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम पीछे लिखा था C2H2H, कभी हम ऐसे लिखते हैं क्या? इधर यहाँ पर CH2OH लिक्विड वाला हम लिखते थे ना, CH2OH लिखते थे एंड में 6 पोजीशन पे वो। हाँ CH2OH, कभी वैसे लिखते थे CH2OH लिखा है ना, और ये तो पूरा साथ में लिख दिया ना, ऊपर एक बॉन्ड ऐसा लगाया था ना, तो ये हम लोग को ऐसे करते OH तो वो बीच में था ना बेटा, वो OH की पोजीशन देखी थी ना। अरे तो वो पोजीशन के हिसाब से तो बनाया था, नीचे वाले में कहाँ लिखा? कॉर्नर वाले पे तो ना कुछ किया। नहीं सर, आप ऐसे लिखते हो ना OHH2C, तो हमने CH2 वैसे ये लाइन आता है वो हमारी बॉन्ड की लाइन से आप लिखते थे HOH2C क्या? और जो मतलब जैसे आप लिखते थे हमने उसको उल्टा लिख दिया। HOH2C हाँ आप उस बॉन्ड की लाइन
इधर नहीं, ऐसे तो ना होगा, ये तो ऐसा रहेगा ना, कुछ ऐसा भी था बीच में था। नहीं कहीं होगा तो गलत लिखा होगा तो बता देना मेरे को। ऐसा नहीं है भाई, केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ी है, ऐसे गलत नहीं बताऊंगा मैं। तो सी से बॉन्ड है ना, फिर ऐसा लिखा ना बेटा, तो वही तो बोल। सर अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, से कर दिया, अन्य सी बॉन्ड हो रहा है, बीच में ऐसे लिखा है। ये गलत होगा, ये गलत लिखा है ना भाई, तो फिर मैंने तो ना गलती करी है, तो फिर ऐसे ही नहीं तो वो नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना मैं, ये बोलने तो दे। So these three groups are constant. Constant का मतलब क्या है? जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, सब में ऐसा स्ट्रक्चर तो पाया जाएगा ही जाएगा, कोई सा भी अमीनो एसिड। ये R वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या है कि ये R की जगह H लग जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, और CH लग गया तो एल्यूमिन हो गया। अरे वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या, कुछ भी लग सकता है। पिछले बार था ना अल्काइल, नहीं, वो केमिस्ट्री में था, और लिपिड के बेस में वो अलग चीज हो जाती है, R ग्रुप वो अलग हो जाता है। जब जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से उसकी नोटेशन अलग हो गई। R इज अ वेरिएबल ग्रुप। क्या है? R वेरिएबल है, इसमें कुछ भी लग सकता है, इसमें ऊपर बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर भी लग सकते हैं, पर ये एज इट इज कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये ध्यान रखिए। ऑल अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड्स। जो आर चेन भी लग सकती है, हाँ, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो। ऑल अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड, जो D और L फॉर्म बोले थे ना, वो L अमीनो एसिड्स है, पर नेचर में कुछ एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स में D अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं नेचुरली। बात समझ में आ रही है? पर जो प्रोटीन की मोस्ट ऑफ फॉर्मेशन में जो अमीनो एसिड्स यूज होते हैं, यूकैरियोट्स के केस में सारे के सारे कैसे होते हैं? L अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, और इसी को क्या होता है, अगर यहाँ से COO- और यहाँ पे NH3 ऐसा प्लस भी लिखा, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन हो सकती है। बात समझ में आई? ये H यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहीं छूट गया, यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है, इसने शेयर कर दिया, तो ये चीज हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो गलत मत बोल देना, सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कहां से आ गया। ठीक है, हंड्रेड प्लस अमीनो एसिड्स आर फाउंड, are known, but only 20 amino acids are used for the formation of protein. अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बात करें तो जिस ग्रुप में या जिस केमिकल में वो 3 ग्रुप्स ऑन द कार्बन अगर है तो उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। वो किसमें हो सकते हैं? 100 से ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो अमीनो एसिड की कैटेगरी में होते हैं, पर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में काम करते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? राइट। जैसे हमने सेलुलर, हाँ, जैसे हमने सेलुलर स्पेस में पढ़ा था कि वहां पे जाके वो एसिडाइल कोएंजाइम मिल जाते हैं, ये जो एथनिक एसिडाइल कोएंजाइम अमीनो एसिड मिलते हैं, तो वो जब टूटते हैं तो सर उनके साथ कोई रिएक्शन होती है या सिंपली ऐसे टूट के फिर
ये उन्हीं 20 अमीनो एसिड में टूटता है प्रोटीन। प्रोटीन तो 20 अमीनो एसिड में टूटते हैं और उसका कन्वर्जन होता है किसी में पायरुविक एसिड में आके कन्वर्जन होता है। घूम फिर के 100 प्लस में जा सकता है वो, 100 प्लस वाली कैटेगरी से आ सकता है। ऐसे सी अमीनो एसिड इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एसिड अमीनो ग्रुप इज NH2 एंड एसिड ग्रुप मतलब C डबल। अमीनो एसिड का नाम समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, अब तुम ये पूछ रहे हो कि ये बने कैसे? इनके बनने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं सर, मतलब जैसे प्रोटीन से वो टूटते हैं सर, फिर उसका एसिडाइल कोएंजाइम में जाते हैं। अरे प्रोटीन से टूट, पहले प्रोटीन तो बनने दे भाई मेरे। नहीं क्यों होंगे? जिस यार तू जिस चीज से बना है तेरा डिग्रेडेशन होगा तो वही सब चीजें निकलेगी ना जो तेरे में है। हाँ, चेंजेस आते हैं, यस चेंजेस जरूर आते हैं। जैसे आपका ये ऑर्निथिन साइकिल में अलग अलग एसिड्स होते हैं, यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि अमीनो एसिड की कैटेगरी में होते हैं, बनते हैं, नो डाउट। जब डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद काफी सारे कंपाउंड्स बनते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड पहले तो उतने में ही टूटेंगे जो एक्चुअल है। उसका फर्दर अगर उसका मॉडिफिकेशन या डाइजेशन हो रहा है, कंपाउंड बन सकते हैं, यस क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड वाज। सर वो 20 अमीनो एसिड्स को छोड़ के बाकी सबका फंक्शन क्या होगा? बहुत सारे इंटरमीडिएट्स में काम आता है वो, बहुत जगह इंटरमीडिएट्स है, वो हमें पढ़ना नहीं है। हमें तो सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो 20 अमीनो एसिड है उसके नाम याद करने हैं बस। फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड वाज asparagine from asparagus in 1806. Twentieth amino acid discovered was threonine in 1938. मतलब टोटल 132 इयर्स लग गए प्रोटीन में कितने एक्सक्यूज मी सर, ढूंढने में। यस एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये 20 अमीनो एसिड होते हैं जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन की, ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे से? क्यों सिमिलर क्यों होंगे? अगर 20 बोले हैं तो 20 1 और 2 सेम होता है? यस सर। 1 और 2 सेम होता है क्या? आपकी आवाज क्रैक हो रही है, शायद मैं नेटवर्क प्रॉब्लम। नो सर, 1 और 2 सेम होता है क्या? नो सर। नहीं, राइट। तो जो 20 अमीनो एसिड्स बोले तो 20 सारे के सारे अलग होंगे ना। ओके सर। 20 बोला मतलब 20 सारे अलग हैं। और पहली एक स्टेटमेंट लिखा था क्या? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अब ये एक और क्वेश्चन दोबारा आंसर कर देता हूं। देयर इज नो फिक्स्ड कंपोजिशन कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड इतना होना चाहिए इस प्रोटीन में। वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, वो प्रोटीन को बनाने में कौन सी सीक्वेंस चाहिए, वही सीक्वेंस में लगेगा तो ही वो प्रोटीन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। हेट्रो है, होमो नहीं है। अरे 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, उनकी जो जॉइनिंग होती है दैट इज नॉट रैंडम, वेरी स्पेसिफिक जॉइनिंग होती है कि अगर आर्जिनिन के बाद हिस्टिडीन आना है तो वही आएगा, दूसरा कोई नहीं अमीनो एसिड आएगा, एलेनिन भी नहीं आएगा, ग्लाइसिन भी नहीं आएगा। वो बहुत फिक्स्ड पैटर्न पे होता है, बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है जो 12th क्लास में पढ़ी जाएगी, अभी नहीं। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया है, राइट? चलिए आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करने वाले प्रोटीन्स। शायद आपको मजा आ जाए, होपफुली, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, राइट? मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस था, सेल साइकिल, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड
photosynthesis is the syllabus. ठीक है, have a great day. सर इन्यूलिन जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, लेकिन वो तो पॉलीसैकेराइड होता है। हाँ पॉलीमर है ना, ज्यादा लंबा पॉलीमर नहीं है शायद वो। बट सर कोई भी पॉलीसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होता ना, वो तो सिर्फ मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट हो। डिपेंड करता है ना, एक्सेप्शन भी हो सकता है ना। ओके सर। है ना, एक्सेप्शन होता है बायोलॉजी में हर जगह। इन्यूलिन के अलावा और कोई भी एक्सेप्शन है? नहीं, नीट के लिए सिलेबस में नहीं है बेटा। ओके सर। है ना, एक है पॉलीमर है, वो प्रोटीन है, मोनेलिन है, वो मैंने शायद बताया था क्लास में, दैट इज अ प्रोटीन जो कि 2000 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है यस सर। सुक्रोज से। ठीक है, चलिए फैक्ट्स बहुत सारे बेटा, फैक्ट्स सारे पढ़ने नहीं है आपको। बायोलॉजी में फैक्ट्स बहुत सारे हैं, सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ना है आपको, लिमिटेड इंफॉर्मेशन पढ़नी है। चलिए